विश्वास को बढ़ाकर रास्ते पे चल दे, विश्वास को बढ़ाकर रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा लक्ष्य मिल जाएगा। पढ़ने की पहल करके तो देख, पढ़ने की पहल करके तो देख, तेरे उम्मीद से पहले तेरा मुकाम मिल जाएगा। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सभी एक बार में प्रकाश के अपवर्तन को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके आएंगे उस कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। ठीक है, जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों का भी डिस्कशन इस मैराथन क्लास में करने वाले हैं। मतलब एक वीडियो में आपके प्रकाश के अपवर्तन के सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशन खत्म। इस मैराथन क्लास के जस्ट बाद प्रकाश के अपवर्तन का बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएगा और उसके जस्ट बाद प्रकाश के अपवर्तन का न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे होंगे जो पिछले 5 साल के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो जो बच्चे दर्पण का मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं वो दर्पण के मैराथन क्लास का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि दर्पण में हम परावर्तन सीखे हैं और आज के मैराथन क्लास में हम सीखेंगे अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन को मिला करके प्रकाश का एक पूरा चैप्टर बनता है, क्योंकि प्रकाश के चैप्टर में परावर्तन होता है या तो अपवर्तन होता है। परावर्तन अपवर्तन यदि आपको अच्छे से क्लियर है तो आगे आने वाले बड़े बड़े डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में हूबहू 5 नंबर में प्रिंट होते हैं, ठीक है, तो उन प्रश्नों को करने में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा यदि आप परावर्तन, अपवर्तन और दर्पण अच्छे से पढ़े होंगे, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सभी आज का मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे ना, फिर बड़ा बड़ा डेरिवेशन आएगा तो आप उसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो मेरी बात मानो, बड़े बड़े डेरिवेशन आने से पहले जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको आप सीख लो, ताकि बड़े डेरिवेशन में आपको तनिक भी दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशन को समझते नहीं हैं, उन्हें रटना प्रारंभ कर देते हैं और जैसे ही आप रटोगे कुछ देर में तो आप रट लोगे, बट यदि वो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप पूरा का पूरा प्रश्न नहीं कर पाओगे। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन करने के बाद बाकी आगे के जो लाइन है आपके दिमाग से मिट जाएंगे। बात समझ में आई? तो बड़े क्वेश्चन करने से पहले अपवर्तन, परावर्तन और दर्पण के हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों में कार्निया के माध्यम से प्रवेश करके रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, तब जाके हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यदि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना के अगल बगल बनेगा, तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश का वायु या निर्वात में चाल कितना होता है? तो प्रकाश का वायु या निर्वात में जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे परावर्तन क्या होता है, तो एक बार और आप सुन लो कि परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना। प्रकाश किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है अपवर्तन की। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसका परिभाषा कैसे देंगे आइए हम आपको बताते हैं। तो हेडिंग आप लगाइए प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। मतलब उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। मार्ग से विचलित होगी, दिशा बदलेगी तो उसके वेग भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और उसके वेग भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जिससे उसका वेग व दिशा दोनों बदल जाती है। ठीक है, दोनों बदल जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब अपने मार्ग से विचलित होगा तो उससे क्या होगा, उसके वेग व दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना परावर्तन कहलाता है और प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बात यह आप ध्यान रखेंगे कि अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी मार्ग से विचलित हो जाता है और मार्ग से विचलित होने के कारण उसकी वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। बात समझ में आया? तो चलिए अब हम आपको प्रकाश के अपवर्तन की घटना फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मीन्स प्रकाश किरण का रे डायग्राम या किरण आरेख। ठीक है, अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। ठीक है ना, तो आप सपोज करो कि ये हमारा एक पृष्ठ है। ठीक है, परावर्तन में हम क्या किए थे, एक साइड में हम कलई कर दिए थे। कलई किस लिए किए थे कि प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश न करे, और यहाँ पे क्या करना है, प्रकाश को दूसरे माध्यम में प्रवेश कराना है, इसलिए हम किसी भी पृष्ठ पे कलई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपवर्तक पृष्ठ। समझ गए? तो जब अपवर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण गिरती है तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पे गिरती है या अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है तो इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, अब देखो, आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के
जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो जो प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये आपका है पहला माध्यम और ये आपका है दूसरा माध्यम। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये है विरल माध्यम। विरल मतलब मान लो ये वायु है, और ये आपका है सघन माध्यम, ये आपका है सघन माध्यम। सघन मतलब मान लो कांच है। ठीक है, सघन मतलब क्या हो गया? कांच है। तो आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींची जाती है। आपतन बिंदु पर हम एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींची गई जो लंबवत रेखा होती है उसे हम कहते हैं अभिलंब। लिखना है तो आप लिख लो कि आपतन बिंदु पर जो खींची गई लंबवत रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसको हम n से रिप्रेजेंट कर देंगे, n डैश। अब आप देखो, ये आपका है विरल माध्यम और ये आपका है सघन माध्यम। हम बताए कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू माध्यम अपने मार्ग से विचलित होती है। बात को आप समझिएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, कहाँ से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तो ये सीधे निकल जाती, ये सीधे निकल जाती। लेकिन होता क्या है कि प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुकेगी तो कुछ इस प्रकार होगा। तो ये आपका हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गया? अपवर्तित किरण। अब आप ध्यान देना, अभिलंब और ये आपतित किरण, इनके बीच में एक कोण बनता है। क्या कोण बना है? इस कोण को हम बोलते हैं आई। मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। ठीक है, आई को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अब आप देखिए, ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण आर। मतलब आर क्या है आपका? अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण। तो आप जान गए कि आपतित किरण क्या है। जो प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो खींची गई अभिलंबवत रेखा है उसे हम अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आई? और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ गए? यदि ये सीधी निकलती तो ऐसे निकल जाती, लेकिन विरल से सघन में आ रही है इसलिए ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना आई उसे हम कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बना आर उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। बात समझ में आ गई? यदि हम इस फिगर को थोड़ा रिवर्स करके बनाते हैं, मतलब ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया, इसको हम दे दें सघन माध्यम और इसको हम दे दें विरल माध्यम। बात को आप थोड़ा समझिएगा। और इस पर कोई प्रकाश किरण टकराती है, इस प्रकाश किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, जिस बिंदु पे टकराती है वो हमारा होता है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो खींची गई लंबवत रेखा होती है उसे हम कहते हैं क्या? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। यदि यह किरण विचलित नहीं होती तो सीधी रेखा में बाहर निकल जाती। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है
कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये हो गया अविलंब से दूर हट जाना। इसको हम आगे प्रूफ करके भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, समझ गए। अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये आपका हो गया अपवर्तित किरण और ये आपका हो गया अविलंब। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। बात समझ में आ गई। उम्मीद है आपको प्रकाश के अपवर्तन की घटना समझ में आ गई होगी। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित होने के कारण इसकी वेग और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। और एक बात आप याद रखना कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। बात समझिएगा। मतलब क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतन कोण का मान, आपतन कोण का जो मान है वो अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। समझ गए। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आई ना। यदि दो माध्यम दिया है, दोनों माध्यम यदि समान नहीं है तो ठीक है, क्योंकि यदि दोनों माध्यम समान होंगे तो उस केस में बराबर हो सकता है, बट ये जब दोनों माध्यम समान नहीं होंगे तो उस केस में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान बराबर नहीं हो सकता है। अब आप देखो इस केस में, देखो सघन माध्यम में प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। मतलब यहां जो बना आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से क्या होगा, छोटा होगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। अविलंब से दूर हटेगा तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा और आपतन कोण छोटा हो जाएगा। बात समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ सकता है। और इस केस में आप देखो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, मतलब अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। और इस केस में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाता है। बात समझ में आई। तो सीधा सीधा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है यदि दोनों माध्यम अलग अलग हों, ठीक है। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाता है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा हो जाता है। बात क्लियर। तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद अब हम सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, ठीक है। परावर्तन के नियम में आप क्या पढ़े थे। परावर्तन के नियम में हम आपको बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम बताए थे कि आपतन कोण I का मान सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, ठीक है। यहां अपवर्तन का नियम कुछ अलग है। पहला नियम क्या है, अपवर्तन का जो आपका पहला नियम है, प्रथम नियम, ठीक है। तो अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन वाले नियम में हम क्या बोले थे, आपतित किरण परावर्तित किरण, और अपवर्तन के नियम में बोलेंगे आपतित किरण अपवर्तित किरण, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे परावर्तन के नियम में परावर्तित किरण लिखते हैं और अपवर्तन के नियम में भी परावर्तित किरण लिख देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है, इसीलिए हम आपको दोनों नियम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। परावर्तन में क्या था, परावर्तित किरण था, और अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तित किरण होता है। समझ गए। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तथा आपतन बिंदु पर अविलंब
अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब आप देखो इसका द्वितीय नियम। अब आप देखो क्या द्वितीय नियम। द्वितीय नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, पहले आप लिख लो फिर समझाता हूं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या, आपतन कोण I की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण R की ज्या, अपवर्तन कोण R की ज्या साइन R का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब n बराबर हो जाएगा साइन I बटे साइन R। क्या होता है? n बराबर साइन I बटे साइन R। मतलब साइन I क्या है? आपतन कोण I की ज्या, साइन R क्या है? अपवर्तन कोण R की ज्या। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, ये आपका अपवर्तन का दूसरा नियम है। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि अपवर्तन का दूसरा नियम बताइए। आपको नियम पूछना होगा तो सीधे सीधे पूछ देगा कि अपवर्तन के नियम बताइए। तो आप अपवर्तन के प्रथम नियम में लिखेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण R की ज्या साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब n बराबर साइन I बटे साइन R। और इस नियम को ही हम, इस दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। आप ध्यान रखना, कभी कभी केवल पूछेगा कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। समझ में आ गई बात? अब आप देखो n क्या होता है। जहां n बराबर होता है अपवर्तनांक, क्या होता है? अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश क्या है? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। बहुत छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूं, मगर बहुत मोटी बात है। प्रकाश जिस माध्यम में जाता है उसी का अपवर्तनांक होता है। बात समझना, प्रकाश जिस माध्यम में जाता है उसका अपवर्तनांक होता है और जिस माध्यम से आता है उसके सापेक्ष होता है। बात समझ गए? मतलब यदि प्रकाश आपका पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो अपवर्तनांक किसका होगा? दूसरे माध्यम का। सापेक्ष किसके होगा? पहले माध्यम के। मतलब क्या है कि n को हम 1n2 भी लिख सकते हैं। 1n2 को पढ़ा कैसे जाता है? प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, अपवर्तनांक किसका होता है? दूसरे माध्यम का। और किसके सापेक्ष होता है? पहले माध्यम के। मतलब इसको हम पढ़ेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। या ऐसे पढ़ लें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दोनों बात हम पढ़ सकते हैं। समझ गए? तो n बराबर होता है 1n2
और 1n2 का फार्मूला हो जाता है n2/n1। ठीक है, मतलब 1n2 को हम पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और 1n2 का फार्मूला होता है n2/n1। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तब आप स्नेल के नियम को कैसे लिख सकते हो? स्नेल के नियम को आप लिख सकते हो कि sin i बटे sin r बराबर n बराबर 1n2 बराबर n2/n1। बात क्लियर? तो ये आपका अपवर्तन का नियम खत्म हो गया। पहला नियम क्या था? आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की जया sin I तथा अपवर्तन कोण R की जया sin R का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। और यही नियम हमारा स्नेल का नियम कहलाता है। और ये जो हमारा अपवर्तनांक होता है किसका होता है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। बात क्लियर? उम्मीद है आपको प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अपवर्तनांक में बच्चे थोड़ा बहुत फंसते हैं कि किसके सापेक्ष होता है, किसका अपवर्तनांक होता है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप रखो कि जिस माध्यम में प्रकाश जाती है उसका अपवर्तनांक होता है और जहां से जाती है उसके सापेक्ष होता है। तो ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या होता है? 1n2 है, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। बात समझ गए? यदि आप वायु की इंग्लिश क्या होती है? एयर। मतलब यदि इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, जल मतलब वाटर, इसको यदि आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, कांच का मतलब ग्लास, यदि इसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हो और मैं लिख दिया आपके सामने ये क्या है? WNG, तो आप क्या पढ़ोगे? कमेंट करके बताओ क्या पढ़ोगे। समझ में आ रहा है तो बेहतर तरीके से बताओ, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताओ। क्या है ये? कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, इधर जो रहेगा उसका अपवर्तनांक होता है और इधर जो रहेगा उसके सापेक्ष होता है। मतलब मान लीजिए यदि ऐसे दे दे ANW, तो जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। बात समझ गए? जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। अभी हम एक फार्मूला लिखे थे कि 1n2 बराबर होता है n2/n1। क्या होता है? n2/n1। तो यदि हम 1 के जगह W लिख दें, मतलब वाटर मीन्स जल, और 2 के जगह G लिख दें, तब इस हिसाब से ये फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Ng/NW। क्या होगा? Ng/NW। और आपको हम बता दें सीधी सीधी बात कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे यदि कुछ नहीं है तो यहाँ हम ANG लिख सकते हैं, मतलब यहाँ हम A लिख सकते हैं। तो WNG का फार्मूला हो जाएगा ANG/ANW। क्लियर बात? एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। सपोज ये लिखा है GNL। L मीन्स होता है लिक्विड, लिक्विड मीन्स होता है द्रव। ठीक है, द्रव। मान लीजिए कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L इधर है तो क्या पढ़ेंगे इसको? द्रव का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, या कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा NL/NG। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा? A, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या रहेगा? A। और इसको हम पढ़ेंगे
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर NaL/Ng। यहाँ कुछ नहीं है तो A लिख देंगे, इसको हम पढ़ेंगे। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो इसको हम लिख देंगे NaL/Ng। यहाँ पे कुछ नहीं है तो लिख देंगे A। इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। उम्मीद है आप अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। न्यूमेरिकल वाले वीडियो में अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट फिर से बता करके हम आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, तब आपको अपवर्तनांक का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बस आप ये समझना, इधर जो रहता है उसका अपवर्तनांक रहता है और इधर जो होता है उसके सापेक्ष होता है। बात क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक और आपको बता दें कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। आप समझ गए, मतलब निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, कभी कभी एक नंबर में यह प्रश्न पूछ देता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का, वो माध्यम जल हो सकता है, वो माध्यम कांच हो सकता है, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बात क्लियर? तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं कैसे। ठीक है, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम को हम एक सपोज कर लेते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ठीक है, तो जिस माध्यम में जाएगी उसी का अपवर्तनांक होगा, और जिस माध्यम से जाती है उसके क्या होगा, सापेक्ष होगा। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुकेगा। तो अविलंब की ओर जब झुकेगा तो उसका अपवर्तन कोण क्या होगा, कम होगा ना। तो कैसे कम होता है आप देखो। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसे आप इस साइड लेके आओ तो N2/N1 ये हो जाएगा 1। अभी हम स्नेल के नियम में क्या पढ़े, अभी हम स्नेल के नियम में पढ़े, स्नेल के नियम से क्या पढ़ा हमने कि sin I/sin R बराबर होता है N बराबर 1N2 बराबर N2/N1। ठीक है, तो N2/N1 की जगह हम क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं ना sin I/sin R, क्योंकि sin I/sin R N2/N1 के तो बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे हम sin I/sin R ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो sin I इसको आप इधर ट्रांसफर करो तो ग्रेटर देन हो जाएगा sin R। साइन से साइन कट हो गया तो I ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, R। कि जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होगा तो किरण क्या होगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण प्रकाश किरण अविलंब की ओर
झुक जाती है, अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। बात क्लियर, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। अभी हम बताते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। अब आप दूसरा कंडीशन देखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन से विरल में जाएगी तो क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो जब अविलंब से दूर होगा तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो देखो कैसे ज्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है और अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो N2 लेस देन N1 होगा, ठीक है। तो आप N1 को इधर लाओ तो N2 बटे N1 लेस देन, इधर बचेगा 1। अब आप लिखोगे स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है कि साइन I बटे साइन R बराबर N बराबर 1N2 बराबर N2 अपान N1। तो N2 अपान N1 की जगह हम साइन I बटे साइन R लिख सकते हैं, ठीक है, लेस देन 1 हो गया। अब साइन R का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो साइन I लेस देन हो जाएगा साइन R, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो I का मान क्या हो गया, R से छोटा हो गया। मतलब अपवर्तन कोण का मान जब बढ़ेगा तो प्रकाश किरण किधर जाएगा, अविलंब से दूर चला जाएगा। तो सीधी सीधी बात हो गई कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। समझ गया ना कि क्यों पास जाता है और क्यों दूर हट जाता है। कुछ तो तकलीफ है इसके लिए पास जाता है और कुछ तकलीफ होती है तो दूर जाता है। बात समझ गया ना। अब ये टॉपिक एक ऐसा है जहां से प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न में आता है, ठीक है। क्या है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रश्न आता है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। आप 3-4 पॉइंट याद रखना कि किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, समझ गए, परंतु आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ये वाला आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। एक बात और ध्यान रखना आप, ये भी प्रश्न बहुविकल्पी में बहुत बार पूछा है कि अपवर्तन में प्रकाश किरणों की आवृत्ति नहीं बदलती है। अब ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बार बहुविकल्पी में पूछ देता है कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरणों का कौन सा अभिलक्षण नहीं बदलता है, ठीक है। तो प्रकाश किरणों की आवृत्ति क्या होती है, नहीं बदलती है। इसे आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, ठीक है।
तो स्नेल का नियम जो है ना उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन आई बटे साइन आर बराबर हो गया n1 n2 बराबर n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। बात समझ में आ गई? तो ये आपका स्नेल का नियम है। ठीक, एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर होता है वायवीय निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। n बराबर c बटे v आप हाई स्कूल के क्लास में पढ़े होंगे कि अपवर्तनांक बराबर होता है वायवीय निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। वायवीय निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो n बराबर c बटे v हो गया। ठीक है, तो वायवीय निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो तो बदलती नहीं है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यदि हम पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालें इस फार्मूले के हिसाब से तो c बटे हो जाएगा v1। ठीक है, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालें इस फार्मूले के हिसाब से तो c बटे हो जाएगा v2। बात क्लियर? तब आपका n2 बटे n1 हो जाएगा। n2 की जगह हम लिख देंगे c बटे v2 और n1 की जगह लिख देंगे c बटे v1। ठीक है, तो ये आपका हो गया c बटे v2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये पलटी मारेगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा v1 बटे c। तो c से c आपका कट हो गया, ये आपका आ गया v1 बटे v2। ठीक है, मीन्स निकल के आ गया आपका कि n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2। अभी हम स्नेल के नियम में क्या लिखे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर n1 n2 बराबर होता है n2 बटे n1 और n2 बटे n1 का मान क्या होता है? v1 बटे v2 के बराबर होता है। मतलब जो माध्यम का अपवर्तनांक है प्रकाश किरणों की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ गए? क्योंकि दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक n2 है और चाल इसकी क्या है? v2 नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है प्रकाश किरणों की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यदि किसी प्रकाश किरण का, किसी रंग की प्रकाश किरण का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसकी चाल कम होगी और यदि चाल ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध में यही होता है ना कि ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये ज्यादा है तो ये कम होगा। बात आप समझ गए? अब अगला टॉपिक है आपका प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, इसका एक लाइन में मतलब ये है ना, प्रकाश की अपवर्तन की घटना में क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। यदि जिस रास्ते से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया, यदि उसी रास्ते से प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में पहुंच जाता है तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। मतलब विभिन्न माध्यमों से आने वाली अपवर्तित किरणों को यदि उसी माध्यम में वापस भेज दिया जाए, विभिन्न माध्यमों से आने वाली अपवर्तित किरणें कहाँ जाएंगी? दूसरे माध्यम में। आपतित किरण कहाँ रहती है? पहले माध्यम में। मतलब विभिन्न माध्यमों से आने वाली अपवर्तित किरणों को पुनः उसी माध्यम में उसी रास्ते से भेज दिया जाए तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। बात समझ गए? प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या हो रहा था? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। बात समझ गए? मतलब क्या? यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, ये आपको हम बताए थे, रीजन भी बताए थे। और यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अविलंब से दूर हट जाता है। लेकिन जिस रास्ते से प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, यदि उसी रास्ते से प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में पहुंच जाता है तो यह घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। ठीक है, क्या है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो फिगर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है।
ठीक है, एक लाइन में क्या है, प्रकाश जिस रास्ते से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यदि उसी रास्ते से दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में वापस आ जाता है तो यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखो सपोज ये एक अपवर्तक पृष्ठ है, ये आपका आपतित किरण है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे होता है अभिलंब। ठीक है, सपोज ये विरल माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम, और ये आपका क्या है, सघन माध्यम। ठीक, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये आपका अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। क्लियर बात, ये आपका हो गया आपतन कोण और ये आपका हो गया अपवर्तन कोण। अब आप बात को ध्यान से समझिएगा, ये आपका हुआ आपतन कोण और ये आपका हुआ अपवर्तन कोण, और जब प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में उसी रास्ते से जाएगा जिस रास्ते से आया है, मतलब इसी रास्ते को फॉलो करते हुए चला गया, तो इस घटना को ही हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता में आप क्या लिखेंगे कि विभिन्न माध्यमों से आने वाली जो अपवर्तित किरण है, विभिन्न माध्यमों से आने वाली अपवर्तित किरणों को पुनः उसी माध्यम में उसी रास्ते से यदि भेज दिया जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। जिसको लिखना होगा लिख लेना, क्या लिखना है कि विभिन्न माध्यमों से आने वाली अपवर्तित किरणों को पुनः उसी माध्यम में उसी रास्ते से भेज देना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। बात क्लियर, मतलब प्रकाश क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। जिस रास्ते से प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसी रास्ते से प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भी जा सकता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, विभिन्न माध्यमों से आने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरणों को पुनः यदि उसी माध्यम में उसी रास्ते से भेज दिया जाए, उसी माध्यम में उसी रास्ते से भेज दिया जाए तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। बात क्लियर। अब आप देखो, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम विरल माध्यम को मान लेते हैं 1 और सघन माध्यम को मान लेते हैं 2। मतलब जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, मतलब प्रकाश क्या है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अपवर्तनांक किसका होता है, दूसरे माध्यम का, और सापेक्ष किसके होता है, पहले माध्यम के। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आपको पता होगा, स्नेल के नियम से। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण I कीजिए साइन I, अपवर्तन कोण R कीजिए साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब n बराबर साइन I बटे साइन R। n आपका अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम को हम 1 सपोज किए हैं, सघन माध्यम को 2 सपोज किए हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश जाती है उसका अपवर्तनांक होता है और जिस माध्यम से आती है उसके सापेक्ष होता है, मतलब 1n2। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो 1n2 बराबर हो गया साइन I, क्योंकि आपतन कोण यहाँ पे क्या है, I है और यहाँ पे क्या है, R है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। प्रकाश का पथ कैसा होता है, प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, पता है ना, अभी आपको बताया हम। तो लिखेंगे चूंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता
है। ठीक है, प्रकाश का पथ कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है, मतलब पुनः प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा है, तब आपका अपवर्तनांक कैसा हो जाएगा? 2n1। ठीक है, जिस माध्यम में जाता है उसका अपवर्तनांक होता है और जहां से जाता है उसके सापेक्ष होता है। तो प्रकाश का पथ जब उत्क्रमणीय होता है तो प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगा, तो पहले माध्यम में जा रहा है इसलिए उसका अपवर्तनांक, और दूसरे माध्यम से जा रहा है इसलिए उसके सापेक्ष। इसको आप क्या पढ़ेंगे? पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक, तब ये आपका हो जाएगा साइन r, क्योंकि यहां जो आपतन कोण होगा वो r होगा, क्योंकि इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है ना। और नीचे हो जाएगा आपका साइन i, इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब आप देखो क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 व 2 से, मतलब क्या करें, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 1 का, तो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में होगा और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1n2 गुणे 2n1 बराबर, यहाँ हो गया साइन i बटे साइन r गुणे, नीचे दिया है साइन r बटे साइन i, तो साइन i से साइन i कैंसिल, साइन r से साइन r कैंसिल। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या हो गया? 1। 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या हो गया? 1। मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम के अपवर्तनांक का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम के सापेक्ष है, अब पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष है। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1 बटे 2n1। 1n2 बराबर 1 बटे क्या लिख सकते हैं? 2n1। बात क्लियर? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n1 बराबर लिख सकते हैं 1 बटे 1n2। मतलब यदि आपके न्यूमेरिकल में दे रखा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है और आपसे पूछ रहा है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए, तो ये वाला फार्मूला आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, नोट में देखिए, यदि तीन माध्यम 1, 2 व 3 हो तो, ठीक है, मान लीजिए 3 माध्यम दिया हो कहीं पे 1, 2 व 3। जनरली हम 3 माध्यम क्या क्या यूज करते हैं? वायु मतलब एयर, कांच मतलब ग्लास, वाटर मतलब जल। ठीक है, जनरली हम 3 माध्यम यूज करते हैं, वायु, कांच और जल। तो कभी कभी हम द्रव का भी यूज करते हैं। तो द्रव को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एल का यूज करेंगे, द्रव मीन्स लिक्विड, और जल को रिप्रेजेंट करने के लिए वाटर मीन्स उसका पहला लेटर W यूज करेंगे। और कांच की इंग्लिश होती है ग्लास, और कांच को रिप्रेजेंट करने के लिए G का यूज करेंगे। आप समझ गए? और वायु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम A का यूज करेंगे। अब आप देखो, यदि 3 माध्यम 1, 2, 3 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। इसको लिख सकते हैं हम 1n2 गुणे 2n3 बराबर 3n1 बराबर 1। ठीक है, इसको सिद्ध भी कर लिया जाए। चलो इसको हम सिद्ध भी करते हैं। स्नेल का नियम आपको पता होगा। स्नेल के नियम में हमने क्या बता रखा था कि n बराबर होता है साइन i बटे साइन r बराबर होता है n, बराबर होता है 1n2 बराबर होता है n2 अपान n1। ठीक है, ये बात आपको याद होगी। 1n2 को हम n2 अपान n1 लिख सकते हैं। तो देखो, तो 1n2 को आप लिख दो n2 बटे n1 गुणे 2n3 को आप लिख सकते हो n3 बटे n2 एंड 3n1 को आप लिख सकते हो n1 बटे n3। तो n3 से n3 कैंसिल, n1 से n1 कैंसिल, n2 से n2 कैंसिल, क्या आ गया? 1। बात समझ गए? कभी कभी इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में क्या दे रखा है?
तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2n3 बराबर 1 इन दोनों को नीचे ला दो, 1n2 गुणे 3n1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम आपको बताते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, एक और इसका सिंपल परिभाषा आप देख लीजिए। तो अपवर्तनांक होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? c, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को, के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v, मतलब n बराबर हो गया c बटे v। ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया? वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम आपका जल का हो सकता है, द्रव का हो सकता है, कांच का हो सकता है। ठीक है, सपोज करो कि यदि कांच का अपवर्तनांक है, यदि कांच का अपवर्तनांक है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये हो जाएगा c बटे vg। vg का मतलब क्या? कि माध्यम में प्रकाश की चाल, और g का मतलब कांच, और कांच क्या है? यहाँ एक प्रकार का माध्यम है, मतलब कांच में, मतलब कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। कांच क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। बात समझ गए? यदि हम इसको समीकरण 1 बना लें, ठीक है, हम आपको बताए थे कि Ng है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम A लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जल का अपवर्तनांक हो NW हो, तो ये हो जाएगा C बटे VW। ठीक है, मतलब कांच का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम क्या है? जल है, इसलिए हमने क्या लिखा है? VW। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं यहाँ A and W। अब क्या करो? समीकरण 1 व समीकरण 2 से भाग दे दो, 1/2 से। यदि हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा Ang, मतलब कांच का अपवर्तनांक बटे ANW जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा C बटे VG भागा C बटे VW। VG मतलब कांच में प्रकाश की चाल और VW मतलब जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा Ang बटे ANW बराबर C बटे VG, ये गुणे हो जाएगा VW अपान C। तो C से C आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा Ang बटे ANW बराबर VW अपान VG। अब इस संबंध से आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको क्या देखने को मिल रहा है बताइए? माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह उसी माध्यम में चाल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ गए? मतलब अपवर्तनांक क्या है? उसकी चाल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखा हुआ है? Ng मतलब कांच का अपवर्तनांक और Vg मतलब कांच में प्रकाश की चाल। तो Ng और Vg में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। मतलब अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो चाल क्या होगा? कम होगा। चाल ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। बात समझ में आ गई? मतलब किन्हीं दो माध्यमों का जो अपवर्तनांक है उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है।
किन्हीं दो माध्यमों का अपवर्तनांक उन माध्यमों के प्रकाश की चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। मतलब जो कांच का अपवर्तनांक है वो कांच में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमणपाती है। ठीक है, जल का अपवर्तनांक जल में प्रकाश की चाल के क्या है, व्युत्क्रमणपाती है। बात समझ में आ गई। सीधा सीधा आप ये समझना कि वायु में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। बात समझ गए। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल में बहुत ही जबरदस्त यूज है। बात समझ में आया। यदि आपके एग्जाम में 1 नंबर में प्रश्न पूछ दिया कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं तो आप बता लेना। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक n बराबर c बटे v। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब हम आपको बताते हैं कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 मिनट आप ईमानदारी से ध्यान देना। बात समझ गए। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। पहले माध्यम में कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण, और दूसरे माध्यम में कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण। बात समझ गए। सीधा सीधा हम आपको बता दें क्रांतिक कोण क्या होता है। मतलब जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये बात आप ध्यान रखना, प्रकाश कहां से आती है क्रांतिक कोण के केस में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो आपतन कोण का वह अधिकतम मान, आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। मतलब हम आपतन कोण I को ही क्रांतिक कोण कहते हैं जब अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए। बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। सपोज ये देखिए, अपवर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण है, और ये आपका सघन माध्यम है, और ये आपका क्या है, विरल माध्यम है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्रांतिक कोण के केस में पहला माध्यम सघन माध्यम होता है और दूसरा माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम होता है। क्लियर। अब आप देखो, तो आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि अभिलंब से दूर नहीं हटती है तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, लेकिन ये तो अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये अभिलंब से दूर हट गई। बात समझिएगा। तो ये आपका हो गया आपतन कोण I और ये आपका हो गया अपवर्तन कोण R। ठीक है, हम आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दिए, मतलब हमारा आपतन कोण थोड़ा ऐसे हो गया, हमने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये ऐसे सीधे निकल जानी चाहिए, लेकिन ये तो कहाँ जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये सघन है और ये क्या है, विरल है। तो ये आपका सघन माध्यम हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। तो प्रकाश किरण किधर जाएगी, अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, तो समझो कि प्रकाश किरण यहाँ पहुँच गई, तो ये आपका अपवर्तन कोण R हो गया। ठीक है, यदि हम और आपतन कोण का मान बढ़ा देते हैं, मतलब आपतन कोण का मान हम मैक्सिमम बढ़ा दें, मतलब इसको हम कुछ इस प्रकार कर दें, ये आपतन कोण I हो जाए, और आपतन कोण का मान हम इतना ज्यादा बढ़ा दें कि जो अपवर्तन कोण है वह आपके अपवर्तक पृष्ठ पे ही आ जाए। मतलब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाए, 90 डिग्री का कोण बन जाए। तब इस स्थिति में सघन माध्यम में बना यह आपतन कोण का मान ही क्रांतिक कोण कहलाता है। सीधा सीधा परिभाषा क्या है, सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जा रहा है, 90 अंश हो जा रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे समझते हैं कि अपवर्तन कोण R बराबर 90 अंश होता है, इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये गलती आप मत करना। क्रांतिक कोण हम आपतन कोण को कहते हैं। आपतन कोण का अधिकतम मान, मतलब इतना अधिकतम मान कि अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए, मतलब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाए।
तब उस स्थिति में जो आपतन कोण का मान होगा उसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण C। बात समझ गए? मतलब जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह अधिकतम मान, सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 अंश हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। मतलब हम आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो R बराबर क्या होगा 90 अंश। तो बात समझ में आ गई क्रांतिक कोण क्या है? ठीक है, क्या है क्रांतिक कोण? सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि क्रांतिक कोण की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यह आप ध्यान रखिएगा कि क्रांतिक कोण में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण R क्या हो जाए 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, मतलब I बराबर जब C होगा, C मतलब होता है क्रांतिक, तो R बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा। जैसे अभी हम आपको बताए कि ये आपका अपतित किरण है और ये आपका अभिलंब और ये आपका अपवर्तित किरण और यहाँ 90 अंश बना है और ये I बना है, ये आपका क्या है सघन माध्यम में और ये आपका है विरल माध्यम। मतलब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और आपतन कोण का मान हम इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि अपवर्तन कोण क्या हो गया 90 अंश हो गया। ठीक है, तो इसी स्थिति में जो आपतन कोण का मान हुआ उसे हम बोले क्रांतिक कोण। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से थोड़ा ही आगे बढ़ा दें, थोड़ा ही आगे बढ़ा दें, तो ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश किरण है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो जिन बच्चों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखना है वो आप लिख लें। क्या बोल दूं? चलो ठीक है, बोलता हूं, लिखो कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये बात तो लिखना ही लिखना है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही आगे बढ़ाने पर, मतलब ये क्रांतिक कोण हो गया, और यदि हम आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, तो प्रकाश क्या होगा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। मतलब क्रांतिक कोण का मान थोड़ा ही आगे बढ़ाने पर प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। बात समझ गए? अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण के लिए शर्तें बताइए। मतलब क्या शर्त है, किन शर्तों पर क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम करेगा। पहली शर्त तो ये है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और अभिलंब से जब दूर हटेगी तभी तो जाके 90 अंश बनेगा। ठीक है, और क्रांतिक कोण से ज्यादा हम आपतन कोण का मान जब बढ़ा देंगे तो यही किरण उसी माध्यम में क्या होगी, पुनः वापस लौट जाएगी। तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए पहली शर्त यही है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरी शर्त क्या है। जाहिर सी बात है, दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप याद रखना, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी पहली शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। बात क्लियर?
अब हम आपको सिखाएंगे कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। ठीक है, अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दें तो प्रकाश क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात क्लियर? चलिए अब हम आपको बताते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी और एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। पहले आपको हम बता दें कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है वो n बटे होता है 1/sin c। n क्या है, अपवर्तनांक, और c क्या है, C क्या है, क्रांतिक कोण की ज्या। C मतलब होता है क्रांतिक कोण और साइन मतलब होता है ज्या। तो एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्रांतिक कोण के केस में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, तो यदि हम विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित करें, यदि विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित करें और सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें, तब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, अब आप ध्यान देना बच्चों, पहला माध्यम क्या है क्रांतिक कोण की स्थिति में, सघन माध्यम है, और दूसरा माध्यम आपका क्या है, विरल माध्यम है। मतलब प्रकाश माध्यम 2 से माध्यम 1 में आ रहा है। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश जाता है उसी का अपवर्तनांक होता है और जहां से आता है उसके सापेक्ष होता है। मतलब स्नेल के नियम से हो जाएगा n1 मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, क्योंकि दूसरे से क्या होता है, पहले में जा रहा है। समझ में आ गई बात? क्योंकि सघन माध्यम को हम क्या माने हैं, 2 माने हैं ना। ठीक है, और दूसरा माध्यम आपका क्या है, विरल, और विरल माध्यम को हम क्या माने हैं, 1 माने हैं। ठीक है, तो 2n1 बराबर हो जाएगा sin i बटे sin r। अब आप देखो क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या होगा, क्रांतिक कोण की स्थिति में, क्रांतिक कोण की स्थिति में जो आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण के बराबर कब होगा, जब R का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। मतलब क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण का अधिकतम मान है जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए। तो I बराबर C, R बराबर क्या हो गया, 90। तो 2n1 बराबर हम लिख सकते हैं sin C बटे sin 90। क्लियर बात? अब 2n1 को हम लिख सकते हैं 1/1n2 बराबर sin C, और sin 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और 1n2 को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा sin C, या जगह इनका चेंज कर लो, sin C की जगह n को और n की जगह sin C को ला दो, ये हो जाएगा 1/sin C बराबर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, मतलब सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक हो गया वह क्रांतिक कोण C के साइन के व्युत्क्रम के बराबर हो गया। यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह क्या है, क्रांतिक कोण C के या क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। बात समझ गए? तो n बराबर आ गया 1/sin C। तो C आपका क्या है, क्रांतिक कोण है, और n आपका क्या है, अपवर्तनांक है।
अब आप बात को समझना, लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक, प्रकाश किरण का जो लाल रंग है उसका जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक कम होता है। समझ गए? लाल रंग के प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? कम होता है। तो जब अपवर्तनांक आपका कम होगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रांतिक कोण C और अपवर्तनांक के बीच में व्युत्क्रमणुपाती संबंध है। और जब दो भौतिक राशियों में व्युत्क्रमणुपाती संबंध होता है तो उनमें से यदि किसी एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान घटेगा, और किसी एक का मान घटाएंगे तो दूसरे का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो क्रांतिक कोण आपका क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण आपका अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब बैंगनी रंग की बात कर लीजिए, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। बैंगनी रंग के जो प्रकाश की चाल होती है वो कम होती है। ठीक है, तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जो क्रांतिक कोण है, इसलिए जो क्रांतिक कोण है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जो भी प्रश्न रंगों का बनता है ना वो लाल और बैंगनी रंग पे ही बनता है। ध्यान रखना, लाल रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिक होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो अपवर्तनांक कम होने के कारण इनका क्रांतिक कोण ज्यादा होता है, क्योंकि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या है? व्युत्क्रमणुपाती संबंध है। ठीक है, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इनका क्रांतिक कोण क्या होता है? कम होता है। बात क्लियर? उम्मीद है आप क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक समझ गए होंगे। यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताओ। समझ गए? अब तक हम लोग पढ़े कि क्रांतिक कोण से क्या समझते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या था बच्चों? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था। ठीक है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या था? ज्यादा था। यही दो शर्तें थी उनकी। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग में जल की परख नली का चमकीला दिखाई देना, हीरे का चमकीला दिखाई देना, और कांच में पड़ी दरारों का चमकना। और लास्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ गए? और आपके सिलेबस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग के रूप में प्रकाशिक तंतु को ही दे रखा है, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? प्रकाशिक तंतु। अब हम आपको बताते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग क्या है? प्रकाशिक तंतु। इस क्वेश्चन के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु जनरली है क्या? प्रकाशिक तंतु समझिए एक पाइप है। प्रकाशिक तंतु एक पाइप है जो प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है बिना ऊर्जा ह्रास किए। आप समझ गए? मतलब प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी डिवाइस है, मतलब एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास किए लेकर जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु कहते हैं। तो आइए पहले हम आपको बताते हैं कि प्रकाशिक तंतु की परिभाषा क्या है, उसके बाद हम उसका डायग्राम बताएंगे, फिर डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, और अंत में प्रकाशिक तंतु का क्या उपयोग है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु की परिभाषा क्या है? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर, ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होगी? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो? ज्यादा हो। यह बात आप ध्यान रखना।
तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को, ध्यान रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा ह्रास किए प्रेषित किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का। और जब वो प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है तो उसमें ऊर्जा ह्रास नहीं होती है, बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जा सकता है। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में दो शर्तें क्या होती हैं कि प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बात आप समझ गए। तो अब आप समझो इसका डायग्राम कैसे होता है प्रकाशिक तंतु का। प्रकाशिक तंतु किस पदार्थ का बना होता है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। देखो, तो यह क्वार्ट्ज 1.7 का मतलब n क्या है, अपवर्तनांक है, अत्यंत लंबा तथा लगभग 10⁻⁴ मीटर मोटाई का पतला पाइप होता है। मतलब ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक पतला पाइप होती है जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁴ मीटर होता है और ये क्वार्ट्ज का बना होता है। इसका अपवर्तनांक 1.7 होता है, ठीक। और इसके ऊपर एक ऐसे पदार्थ का लेपन किया जाता है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.5। क्या होता है, 1.5। क्या कह रहा है, यह पाइप सभी स्थानों पर 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से लेपित होता है। बात समझ गए। तो पाइप के भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, और लेपित भाग को हम क्या कहते हैं, अधिपट्टन कहते हैं। मतलब ये पाइप है, काम क्या है इसका, प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास किए भेजना, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर यह काम करता है। मतलब प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर काम करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे माध्यम तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास किए भेजता है। बात समझ गए। तो इसके भीतर वाले भाग को हम बोलते हैं क्रोड, और इस पर जो लेपित भाग है, लेपित भाग को हम बोलते हैं क्या, अधिपट्टन। बात क्लियर। अब हम बताते हैं कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। मतलब यदि हम किसी प्रकाश किरण को एक आंशिक कोण पे इस पे हम आपतित करते हैं, ठीक है, कम कोण पे आपतित करते हैं, तो प्रकाश किरण आपतित हुआ तो अपवर्तित भी होगा। और आपको पता है कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण का मान होता है वह क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो किरणें क्या होंगी, पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो आपतन कोण का मान जब हम क्रांतिक कोण से ज्यादा करते हैं तो ये किरण परावर्तित होती है पुनः, ठीक है, और उसी माध्यम में टकरा करके पुनः यहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो फिर ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, और ये घटना बार बार दोहराती रहेगी, ठीक है। और ऐसे दोहराते दोहराते अंत में क्रांतिक कोण से कम कोण पर, क्रांतिक कोण से कम कोण पर यह सिग्नल क्या होता है, प्रकाशिक तंतु से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो हमारा प्रकाशिक सिग्नल है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास किए पहुंच जाता है। प्रकाशिक तंतु क्या है, प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास किए भेजता है। किस घटना पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे काम करता है। किसका बना होता है, क्वार्ट्ज का बना होता है जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। इसके ऊपर लेपन किया गया है, ऐसे पदार्थ का लेपन किया गया है जिसका अपवर्तनांक क्या है, 1.5 है। तो इसके अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, और लेपित भाग को हम क्या बोलते हैं, अधिपट्टन बोलते हैं। बात समझ गए। तो कैसे ये किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई और लास्ट में क्रांतिक कोण से कम कोण पे बाहर निकल गई, इस बात को भी हम नोट्स के माध्यम से लिख के आपको बताते हैं।
तो प्रकाशिक तंतु का समझने के साथ साथ नोट्स भी लिखते चलना, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुछ भी हम आपको बताएंगे ये बहुत ही सरल लैंग्वेज में होगा, इसके लिए आप नोट्स को जरूर लिख लो। बात समझ गए? चलिए अभी हम आपको इसका वर्किंग भी बताते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रकाशिक तंतु का वर्किंग क्या है। बात समझ गए? मतलब जब प्रकाश की किरण तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होती है। अब देखो यहाँ पे ये प्रकाशिक तंतु है, एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होती है, तो यह वायु से क्वार्ट्ज में अपवर्तित होती है, क्योंकि यह क्वार्ट्ज का बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक क्या है 1.7 है। इधर वायु है, वायु से क्वार्ट्ज में क्या होती है? अपवर्तित होती है, तथा क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर आधारित है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना में जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तथा पूर्ण परावर्तित हो जाती है। आपतित हुआ, पूर्ण परावर्तित हुआ, यह घटना बार बार दोहराई जाएगी। ठीक है, तो परावर्तित किरणें पुनः विपरीत फलक क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती हैं, मतलब विपरीत फलक पे पुनः क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती हैं, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, पूर्ण परावर्तित होती हैं, यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। यह प्रकाश पूर्ण परावर्तित होती हुई पाइप के दूसरे सिरे पर पहुंचती है, मतलब पूर्ण परावर्तित होती हुई पाइप के दूसरे सिरे पर पहुंचती है और क्रांतिक कोण से कम कोण पर आपतित होकर बाहर निकल जाती है। बात समझ गए? तो ये आपका छोटा सा प्रकाशिक तंतु का वर्किंग हो गया। एग्जाम में आता है कि प्रकाशिक तंतु से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग लिखिए या प्रकाशिक तंतु पे टिप्पणी लिखिए। तो प्रकाशिक तंतु लिख करके आप तुरंत इसका परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के बाद ये फिगर बनाएंगे, इस फिगर के बारे में 2-3 लाइन लिखने के बाद ये बात आप जरूर लिख देंगे। ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस प्रकार से इस पाइप में होती है। बात समझ में है ना? अब देखो लास्ट में आप लिखना इसका उपयोग क्या है। चिकित्सा एवं प्रकाशीय परीक्षण में लाइट पाइप के रूप में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। किस पाइप के रूप में? लाइट पाइप के रूप में उपयोग किया जाता है। किस में? प्रकाशीय परीक्षण या चिकित्सा में। बात क्लियर? ये क्वेश्चन आप ईमानदारी से तैयार कर लेना, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न मिल जाए। ठीक है, चलिए तो ये आपके प्रकाश के अपवर्तन का मैराथन क्लास खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद जो वीडियो लाएंगे वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न जो पिछले 5 साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे, उन सभी का वीडियो आएगा। और उस बहुविकल्पी प्रश्न के बाद जब आप बहुविकल्पी पढ़ लोगे, मैराथन क्लास पढ़ लोगे, तो उसके बाद आपका प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने भी ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में किसी भी वर्ष कभी ना कभी पूछे गए हैं, उनका एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन की मैराथन क्लास, प्रकाश के अपवर्तन की बहुविकल्पी और प्रकाश के अपवर्तन का न्यूमेरिकल क्लास, ये तीनों क्लास देख लेने के बाद बाकी कुछ भी नहीं बचेगा आपको कहीं और से पढ़ने का। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैराथन क्लास आता है तो मैराथन क्लास का वीडियो पूरा का पूरा देखें। इससे होगा क्या, आपके जितने भी भूले हुए कॉन्सेप्ट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न और न्यूमेरिकल प्रश्न आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।